हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम मेडिकल साइंस को बोरिंग सब्जेक्ट से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बना देते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। याद है? वो हार्मोन्स तो बड़े वीआईपी टाइप थे क्योंकि वो सीधा सेल के अंदर चले जाते थे, न्यूक्लियस तक जाकर जीन्स को ऑन और ऑफ कर देते थे। लेकिन आज के लेक्चर्स के हीरोज थोड़े अलग हैं। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स और एमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स के बारे में, जो सेल के अंदर घुस ही नहीं पाते। यानी कि ये आपके उन डिलीवरी बॉय की तरह है जो आपको बाहर से पार्सल पकड़ाकर निकल जाते हैं। क्योंकि आपके प्रोटीन और एमाइनो एसिड डिराइव्ड जो हार्मोन्स होते हैं वो लाइपोफिलिक नेचर के नहीं होते हैं, यानी कि लिपिड से प्यार नहीं करते हैं। इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं जा सकते, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं जा सकते। अब क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं जा सकते और इन्हें सेल को किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन तो देनी है, तो इसके लिए इनके जो रिसेप्टर होते हैं जो इनसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद सेल के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, वो रिसेप्टर हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के रूप में पाए जाते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, और यू कैन से टारगेट सेल। और जैसे ही ये प्रोटीन एंड एमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाकर बाइंड करते हैं, तो ये रिसेप्टर आगे चलकर अपना काम करता है एक सीक्रेट मैसेंजर सिस्टम के थ्रू, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन हार्मोन्स, एमाइनो एसिड डिराइव्ड एंड कैटेकोलामाइंस act by activating the intracellular enzymes. Okay. सो स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये है, यानी कि आपके जितने भी प्रोटीन एमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स होते हैं या फिर आपके जो कैटेकोलामाइंस होते हैं, कैटेकोलामाइंस यानी कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स जब भी किसी सेल पर एक्ट करते हैं तो वो सबसे पहले उस सेल की सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करते हैं। और रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद आखिर वो अपना एक्शन कैसे शो करते हैं? एक्ट बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेल्युलर एंजाइम। यानी कि ये कैसे एक्शन शो करते हैं? सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे इंट्रासेल्युलर एंजाइम कहा जाता है, उसे एक्टिवेट करके। इंट्रासेल्युलर एंजाइम का भी एक नाम है जिसे आप धीरे धीरे इस लेक्चर में समझ जाओगे। बिकॉज ऐसे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एंजाइम कौन सा है जो हार्मोन से इंफॉर्मेशन लेने के बाद सेल के अंदर उसे ट्रांसफर करने का काम करेगा, वो दूसरा एंजाइम होता है। वो एक स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर एंजाइम होता है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने जब रिसेप्टर वाला सेशन अटेंड किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये हार्मोन्स क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते और इन्हें सेल को इंफॉर्मेशन भी देनी है, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे? तो एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर को अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देन रिसेप्टर से एक दूसरा ही मैसेंजर जिसे साइक्लिक एएमपी कहा जाता है, वो इस इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर ले जाने का काम करता है। यानी कि जब भी प्रोटीन एमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात होती है तो वहां पर इंफॉर्मेशन दो मैसेंजर कैरी करते हैं। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट मैसेंजर, और फर्स्ट मैसेंजर आपका हार्मोन ही होता है विच एक्ट्स ऑन अ टारगेट सेल इज कॉल्ड फर्स्ट मैसेंजर। आपका फर्स्ट मैसेंजर वो हार्मोन है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर आकर बाइंड हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन सेल के बाहर वही देने का काम कर रहा है। लेकिन सेल के अंदर उस इंफॉर्मेशन को ले जाने वाला जो मैसेंजर है वो आपका सेकेंडरी मैसेंजर होता है। लेकिन जो फर्स्ट मैसेंजर होता है ये आपके रिसेप्टर से कंबाइन होने के बाद रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना देता है और इसके बाद कहीं जाकर इंफॉर्मेशन सेल के अंदर पहुंच पाती है। अब सेल के अंदर इस इंफॉर्मेशन को जो मैसेंजर कैरी करने का काम करेगा, दैट इज सेकेंड मैसेंजर। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बन चुका है
that activates the enzyme of the cell and causes the formation of another substance called second messenger. Okay, second messenger कैसे बनता है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो हार्मोन इंफॉर्मेशन लेकर आया था सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट मैसेंजर। जैसे ही ये फर्स्ट मैसेंजर यानी कि ये हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा तो बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर के एक स्पेसिफिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एक दूसरा ही सब्सटेंस बनता है जिसे सेकेंड मैसेंजर कहा जाता है, या इसे इंट्रासेल्युलर हार्मोनल मीडिएटर कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर पाया जाने वाला ऐसा मीडिएटर पार्ट है जो हार्मोन की इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन इनसाइड द सेल्स। जो सेकेंड मैसेंजर होता है वो हार्मोन की जो इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन के इफेक्ट्स को सेल के अंदर प्रोड्यूस करवाता है। प्रोटीन हार्मोन्स एंड कैटेकोलामाइंस एक्ट थ्रू द सेकेंड मैसेंजर। जितने भी आपके ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते, जैसे कि प्रोटीन हार्मोन्स एंड कैटेकोलामाइन, ये हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने इफेक्ट्स को कैसे एक्सर्ट करते हैं? सेकेंड मैसेंजर के थ्रू। और मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि मोस्ट कॉमनली जो सेकेंड मैसेंजर यूज होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, दैट इज साइक्लिक एएमपी। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। बट मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द रिसेप्टर्स। मैंने आपको ऑलरेडी रिसेप्टर पर एक वीडियो बनाकर दी है जहां पर आपको रिसेप्टर की कंप्लीट मैकेनिज्म को समझाया गया है। ऑल्सो हम यहाँ पर एक्चुअल में जिस रिसेप्टर का ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज सर्पेंटाइन रिसेप्टर, और उसके लिए आपको सर्पेंटाइन रिसेप्टर वाली वीडियो को ज़रूर विजिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे कि जिस तरीके से आपका कोई भी हार्मोन किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है, और क्योंकि हम यहाँ पर प्रोटीन और एमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही अपनी ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो अपनी टारगेट सेल तक पहुंचने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर टारगेट सेल, अपनी टारगेट सेल तक पहुंचने के लिए वो अपनी स्पेसिफिक ग्लैंड से रिलीज होने के बाद ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अगर आपको याद हो, स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन्स को अगर ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके टारगेट सेल तक पहुंचाना होता है तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि ये आपके जो थायराइड और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं ये आपके वाटर के थ्रू फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते। इस वजह से इनको एक ट्रांसफर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि प्रोटीन और एमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये वाटर से प्यार करते हैं, तो ये इजीली जैसे ही अपनी ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके डायरेक्टली आपकी सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में एंटर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर प्रोटीन और एमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। ये पूरा पोर्शन आपका शो कर रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को, यानी कि सेल के बाहर प्रेजेंट फ्लूइड को। अब जब भी आपके इन हार्मोन्स को अपने रिसेप्टर से बाइंड करना होता है, सो अगर आपका हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हुआ है तो अगर आप तब अपने रिसेप्टर का स्ट्रक्चर देखते हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसे हार्मोन्स के साथ केवल और केवल आपके सर्पेंटाइन रिसेप्टर ही बाइंड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर सर्पेंटाइन रिसेप्टर, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर्पेंटाइन रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपने इफेक्ट को एक्सर्ट करने के लिए एक जी प्रोटीन का यूज करते हैं, और ये जी प्रोटीन ट्राइमरिक होता है, यानी कि इसके पास 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब आपका सर्पेंटाइन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता है तो उस सिचुएशन में आपकी जो अल्फा सब यूनिट होती है जी प्रोटीन की, वो जीडीपी से बाइंड होती है, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में होती है। अब समझते हैं कि जब ये हार्मोन एक्चुअल में रिसेप्टर से बाइंड होगा तो क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस इज द स्टेज 2, जहां पर आपका हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड हो चुका है। रिसेप्टर से बाइंड होते ही आपके इस रिसेप्टर के इफेक्टर डोमेन ने अल्फा सब यूनिट को एक्टिव कर दिया,
क्योंकि जैसे ही आपका हार्मोन इस सर्पेंटाइन रिसेप्टर से बाइंड होता है तो इंफॉर्मेशन इस रिसेप्टर से सबसे पहले जी प्रोटीन के पास ट्रांसफर होती है। अब जी प्रोटीन के पास इंफॉर्मेशन आ तो चुकी है, लेकिन उसे इस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए आपके जी प्रोटीन को एक्टिव करना पड़ता है। इस एक्टिवेशन के लिए आपके इस अल्फा सब यूनिट से इस जीडीपी को रिप्लेस कर दिया जाता है विद जीटीपी, और जीटीपी एनर्जी देने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी अल्फा जीटीपी का एक कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है और बीटा और गामा की जो सब यूनिट है वो एक डाइमर के रूप में सेपरेट हो जाती हैं। क्योंकि जब भी आपका अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन जीटीपी से बाइंड होता है तो जीटीपी की बाइंडिंग की वजह से आपके इस जी प्रोटीन की तीनों यूनिट के बीच डिसोसिएशन देखने के लिए मिलता है। और मोस्ट कॉमनली आपके जो बीटा और गामा सब यूनिट होते हैं ये हमेशा डाइमर के रूप में डिसोसिएट होते हैं, जबकि अल्फा सब यूनिट केवल और केवल जीटीपी के साथ डिसोसिएट होता है। नाउ अब ये जो अल्फा सब यूनिट अलोंग विद जीटीपी एज वेल एज आपके बीटा और गामा के डाइमर हैं, ये दोनों के दोनों सेल के अंदर के एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जो कि आपका एक स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर एंजाइम था, दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेज। आप इसे एडिनाइल साइक्लेज भी कह सकते हो। ये एडिनाइल साइक्लेज सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर पाया जाता है। ये एडिनाइल साइक्लेज के पास जैसे ही आपके अल्फा जीटीपी और बीटा गामा सब यूनिट इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वैसे ही आपका एडिनाइलेट साइक्लेज सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने लगता है, एंड साइक्लिक एएमपी इज द सेकंड मैसेंजर। अब आपकी जो इंफॉर्मेशन थी हार्मोन के पास वो कहाँ आ चुकी है? साइक्लिक एएमपी के पास। क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन हार्मोन लाया, दैट इज व्हाई हार्मोन इज द फर्स्ट मैसेंजर, और अब सेल के अंदर इस इंफॉर्मेशन को जो कैरी करेगा दैट इज साइक्लिक एएमपी। बिकॉज ऑफ दैट साइक्लिक एएमपी इज नोन एज द सेकेंडरी मैसेंजर। क्योंकि आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म के अंदर केवल और केवल क्या है? साइक्लिक एएमपी है। दैट इज व्हाई सेल के अंदर इंफॉर्मेशन कौन कैरी कर रहा है? साइक्लिक एएमपी। नाउ साइक्लिक एएमपी का काम होता है प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करना। ये प्रोटीन काइनेजेस अब सेल के अंदर उस हार्मोन के पर्टिकुलर इफेक्ट को एक्सर्ट करेंगे। आई होप दिस इज क्लैरिफाइड। स्टूडेंट्स, इस मैकेनिज्म को हमने थ्योरेटिकली भी लिखा है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस जी प्रोटीन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एज यू कैन सी, जी प्रोटीन और ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, जी प्रोटीन को ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन भी कहा जाता है, विच आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन्स पर पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। एज यू कैन सी दिस होल पोर्शन इज योर सेल मेम्ब्रेन। और ये आपके जो जी प्रोटीन्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन में ही सिचुएटेड होते हैं, ऑन इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर ये पाए जाते हैं। दीज प्रोटीन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। इन प्रोटीन्स का एक इंपॉर्टेंट काम होता है आपकी सेल के अंदर के सेकेंडरी मैसेंजर यानी कि साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन में। Each G protein molecule is made up of trimeric और 3 subunits। हर एक G प्रोटीन ट्राइमरिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ट्राई का मतलब होता है 3, मरिक का मतलब होता है सब यूनिट, यानी कि हर एक जी प्रोटीन का मॉलिक्यूल 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा बीटा गामा। एज यू कैन सी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा सब यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्शन। अल्फा सब यूनिट मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। मोस्टली जब आपका जी प्रोटीन इनएक्टिव होता है तो आपका जो अल्फा सब यूनिट होता है जी प्रोटीन का वो जीडीपी से बाइंड होता है और अल्फा जीडीपी यूनिट बनाता है। अल्फा सब यूनिट also having intrinsic enzyme activity called GTPase activity। इस अल्फा सब यूनिट के पास एक इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी होती है, यानी कि इसके पास खुद की अपने अंदर एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जिसे GTPase एक्टिविटी कहते हैं। GTPase एक्टिविटी यानी कि जो GTP को तोड़ सकता है।
The beta and gamma subunits always bind together to form beta gamma dimer। जैसा कि हमने देखा भी था कि बीटा गामा सबयूनिट्स हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जब आपका अल्फा सबयूनिट ऑफ जी प्रोटीन जीटीपी से बाउंड हो गया था तो ये आपके बीटा और गामा डाइमर से डिसोसिएट हो गया था, लेकिन कभी भी बीटा और गामा डाइमर जो होते हैं आपके जी प्रोटीन के, वो कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं। In inactivated G protein, both alpha GDP unit and beta gamma dimer united। जब आपका G प्रोटीन दोबारा से इनएक्टिव हो जाता है तो आपके अल्फा सब यूनिट के पास GTP के जगह दोबारा से GDP आ जाता है और दोबारा से बीटा गामा डाइमर इस अल्फा GDP यूनिट से जाकर जुड़ जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, समझते हैं उस सीक्वेंस को जो हमने डायग्रामेटिकली समझा था साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन के लिए। तो जब भी हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले हार्मोन सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होता है तो जी प्रोटीन के पास प्रेजेंट जो अल्फा सब यूनिट होती है उसमें से ये जीडीपी रिलीज हो जाता है और इस जीडीपी की जगह अब अल्फा सब यूनिट में जीटीपी आ जाता है, दैट इज ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी देगा जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट को कि हार्मोन से आने वाले मैसेज को सेल के अंदर पास करवाया जा सके। अब जैसे ही आपकी अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन जीटीपी से बाइंड हो जाती है, सो दिस स्टिमुलेट डिसोसिएशन ऑफ अल्फा जीटीपी फ्रॉम बीटा गामा डाइमर फ्रॉम द रिसेप्टर। तो आपका जो पूरा का पूरा रिसेप्टर था उसमें से अल्फा जीटीपी और बीटा गामा डाइमर अलग हो जाते हैं। जैसे ही आपका अल्फा सब यूनिट जीटीपी से बाइंड होता है वैसे ही अल्फा जीटीपी बीटा गामा डाइमर से डिसोसिएट यानी कि दूर दूर हो जाता है। बोथ अल्फा जीटीपी एंड बीटा गामा डाइमर एक्टिवेट सेकेंड मैसेंजर। अब अल्फा जीटीपी और बीटा गामा डाइमर दोनों के पास हार्मोन वाली इंफॉर्मेशन है जिसे वो यूज करके सेकेंड मैसेंजर के थ्रू आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये दोनों ही वो सब यूनिट्स होती हैं जिनकी वजह से सेल के अंदर का सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होता है, दैट इज साइक्लिक एएमपी। लेकिन कैसे, अब ये समझते हैं। अल्फा जीटीपी यूनिट एक्टिवेट इंट्रासेल्युलर एंजाइम दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेज। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अल्फा जीटीपी सब यूनिट क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर पाए जाने वाले एक इंट्रासेल्युलर एंजाइम को एक्टिवेट करती है, दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेज। और एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, ये एक्टिवेटेड एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट करता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एटीपी को इनटू साइक्लिक एएमपी विच इज आल्सो नोन एज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अब ये साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करेगा। फर्स्ट मैसेंजर ऑफ हार्मोन की इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर ट्रांसफर करने का काम करेगा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। बट व्हेन एक्शन इज ओवर, हार्मोन की इंफॉर्मेशन के थ्रू जो इफेक्ट जनरेट होना था वो ओवर हो जाता है, यानी कि आपका साइक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर बन जाता है। तो अब अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन हाइड्रोलाइजेस अटैच्ड जीटीपी टू जीडीपी बाय इट्स जीटीपीएस एक्टिविटी। यानी कि जैसे ही आपका साइक्लिक एएमपी बन गया तो अब आपके अल्फा सब यूनिट पर प्रेजेंट जो जीटीपी था उसका कोई काम नहीं है। तो अब आपकी जी प्रोटीन के अंदर जो इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी थी, मैंने बताया था इसके इंट्रोडक्शन में कि अल्फा सब यूनिट के पास अपनी एक जीटीपीएस एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू ये सब यूनिट जीटीपी को तोड़कर दोबारा से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस अलाउज रीयूनियन ऑफ अल्फा सब यूनिट विद बीटा गामा डाइमर, जिसकी वजह से क्योंकि अब अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन जीडीपी से बाइंड हो चुका है तो बीटा गामा डाइमर दोबारा से इस पे आकर जुड़ जाते हैं। क्योंकि हमेशा अल्फा सब यूनिट बीटा गामा डाइमर से तब डिसोसिएट होती है जब आपका अल्फा सब यूनिट जीडीपी की जगह जीटीपी से बाइंड हो जाता है। अब क्योंकि जीटीपी हट चुका है और अल्फा सब यूनिट पर दोबारा से जीडीपी आ चुका है तो अब बीटा गामा डाइमर इस अल्फा सब यूनिट से दोबारा जुड़ सकते हैं। रीयूनियन का मतलब दोबारा से जुड़ सकते हैं।
अब हार्मोन के अंदर जो मैसेज था इफेक्ट जनरेट करने का, वो साइक्लिक ईएमपी के थ्रू जनरेट होगा। तो साइक्लिक ईएमपी के क्या एक्शन होते हैं? साइक्लिक ईएमपी एग्जीक्यूट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन इनसाइड सेल बाय स्टिमुलेटिंग एंजाइम लाइक प्रोटीन काइनेजेस। जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि जैसे ही साइक्लिक ईएमपी बन जाता है तो ये आपके हार्मोन के एक्शन को सेल के अंदर जनरेट करवाता है। लेकिन कैसे? बाय स्टिमुलेटिंग एन एंजाइम, एक एंजाइम को स्टिमुलेट करके, दैट इज प्रोटीन काइनेजेस। Now, cyclic AMP produces responses depending upon functions of the target cells through these enzyme। यानी कि अब cyclic AMP जो रिस्पॉन्स जनरेट करने वाला है प्रोटीन काइनेज नाम के एंजाइम्स के थ्रू, वो डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट सेल के ऊपर हार्मोन का क्या एक्शन होना था। यानी कि अब साइक्लिक एएमपी की वजह से जो प्रोटीन काइनेज ए नाम का एंजाइम बना है, ये एंजाइम क्या काम करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस टारगेट सेल पर उस हार्मोन का क्या फंक्शन है। रिस्पॉन्सेज एज यू कैन सी, क्या क्या रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं ये एंजाइम? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर। ये प्रोटीन काइनेजेस सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवा सकते हैं अगर ये सेल मसल फाइबर हो। एल्ट्रेशन इन परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन काइनेजेस या तो फिर सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन काइनेजेस के थ्रू सेल के अंदर कुछ नए सब्सटेंसेस का सिंथेसिस हो सके। सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द टारगेट सेल। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साइक्लिक एएमपी के थ्रू आपकी टारगेट सेल से कुछ सिक्रीशन या सब्सटेंसेस को रिलीज करवाया जा सके। अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सेल की पूरी एक्टिविटी को ही चेंज कर दिया जाए। सो जो फंक्शन है आपके प्रोटीन काइनेसिस एंजाइम के, वो डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट सेल पर हार्मोन का क्या एक्शन था। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जो थायराइड और स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, इट मींस जो लिपिड में सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ये आपके वीआईपी गेस्ट की तरह हैं जो डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाते हैं। जबकि आपके प्रोटीन और अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके डिलीवरी बॉय की तरह आपको बाहर से ही इंफॉर्मेशन पकड़ाकर निकल जाते हैं, लेकिन कभी भी सेल के अंदर नहीं जा पाते। सिंपल ना स्टूडेंट? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू फॉर चेकिंग कि आप डेली लेक्चर्स अटेंड करके चीजों को याद कर भी रहे हो या नहीं। और इन क्वेश्चंस का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई प्रोटीन हार्मोन्स कैन नॉट एंटर द सेल डायरेक्टली। यानी कि आखिर क्यों प्रोटीन हार्मोन्स सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच हार्मोन एक्ट्स थ्रू टायरोसिन काइनेज। मैंने आपको ऑलरेडी रिसेप्टर वाले सेक्शन में भी ये चीज बताई थी कि आखिर वो कौन सा हार्मोन है जो कि टायरोसिन काइनेज नाम के वन पास रिसेप्टर पर बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइस, आज हमने समझा कि प्रोटीन और अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स अपना काम कैसे करते हैं। बिना सेल के अंदर घुसे भी मैसेज परफेक्टली पहुंचा देते हैं। यानी कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग, इवन इन आवर बॉडी। अब आगे बढ़ते हुए अगली क्लास में हम मिलेंगे एक सुपर इंपॉर्टेंट ऑर्गन के साथ, दैट इज पैंक्रियाज। Next lecture will be on the anatomy and physiological action of the pancreas and its hormones, especially how insulin and glucagon maintains our blood glucose level। क्योंकि सोच के देखो, जब इंसुलिन और ग्लूकागन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तब भी बॉडी अपना शुगर लेवल इतना परफेक्टली बैलेंस क्यों रखती है? क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे डायबिटीज के केस में? ऑल दिस we will understand in detail in our next lecture. So make sure to like and subscribe और कमेंट में बताओ कौन सा हार्मोन मैसेंजर सिस्टम आज तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। Till then, keep your concept strong and your curiosity stronger. See you in the next lecture on pancreas and glucose regulation.
थैंक यू।